तो आज हम बात करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये हमारे पहले चैप्टर का नाम है। इससे पहले ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए और ये चैप्टर क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, वो जैसे जैसे हम इसका स्टार्ट करेंगे आपको पता चलता जाएगा कि इसके अंदर क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्यों हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि ये लिखा हुआ है केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। ठीक है, और केमिस्ट्री के अंदर जो चीज़ स्टार्ट होती है या जहाँ से हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो एक शब्द आता है वो आता है पदार्थ। ठीक है, मैटर। आपके 9th क्लास में यही शब्द सबसे पहले आया होगा। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैटर और हिंदी में पदार्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पदार्थ क्या होता है। ठीक है, पदार्थ वो चीज़ होती है या अपने आसपास आपको जो भी चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है, वो सारे के सारे, अब जो भी चीज़ दिखाई दे रहे हैं उनके वैसे तो अलग अलग नाम है, बेंच है, चेयर है, बोर्ड है, चौक है, डस्टर है, सबके अलग अलग नाम है, लेकिन इन सबको एक कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, और उस कैटेगरी का या उसका नाम बोल दिया गया है क्या, पदार्थ। जैसे कि हम आप सभी सारे सबको एक कैटेगरी किस में रखा गया है, इंसान। किस में रखा गया है, इंसान। ठीक है ना, ऐसे ही सारे को जो जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसको आप महसूस कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, ठीक है ना, वो सारे के सारे किस में रखे गए हैं, पदार्थ में। तो अब विज्ञान सिर्फ इतने से नहीं रुकता कि हमने ये बोल दिया हमारे पास के जो भी सारी चीज़ें हैं सारे के सारे पदार्थ हैं। इतने पे अगर साइंस रुकेगा तो वो फिर साइंस नहीं है। हमें क्या है, अब इससे आगे बढ़ना है कि ये क्या है, कब हम किसी चीज़ को पदार्थ कहेंगे और कब नहीं कहेंगे। ठीक है, तो उसको हम पदार्थ कहेंगे जिसको, अब आपके चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं सबको रखने के लिए जगह चाहिए, है ना। ये सबके अंदर कॉमन है। हमने बहुत ऑब्जर्व किया, अच्छे से देखा, ध्यान से देखा, तो हर चीज़ के लिए या तो उसको रखने के लिए जगह चाहिए, उसके अंदर कुछ भार भी है, उसका कुछ द्रव्यमान भी है। ये सारी चीज़ें सबके अंदर कॉमन है, चाहे वो ये चौक हो, चाहे आपके सामने ये डस्टर हो, चाहे आपके आसपास बैग हो, कॉपी हो, पेन हो, सारे। ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ को पदार्थ कब कहेंगे, जब आप ये क्लियर कर लो, ये चीज़ आप पक्का कर लो कि उसको रखने के लिए जगह चाहिए। जैसे मैं आपको अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो मुझे बताना कि वो पदार्थ है कि नहीं। वायु पदार्थ नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको रखने के लिए जगह नहीं चाहिए, है ना, यही मानोगे आप। लेकिन एक्चुअल में, अच्छा अब मेरा एक एग्जांपल सुनो, फिर आप बताना। आपने एक गुब्बारे के अंदर हवा भरनी शुरू की, ठीक है, अगर हवा को रखने के लिए जगह ही नहीं चाहिए तो गुब्बारे के अंदर जितनी मर्जी चाहो हवा भरते रहो, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम हवा भरते गए आखिर में जाके गुब्बारे के साथ क्या होता है, फट जाता है। इसके क्यों फटा वो, क्योंकि उसके अंदर और हवा नहीं आ सकती थी, इसीलिए फटा। इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकला कि हवा को भी रखने के लिए जगह चाहिए, तो हवा क्या हुआ, पदार्थ। ठीक है ना, ऐसे हम चेक करेंगे हर पदार्थ के लिए। अब दूसरा एग्जाम्पल, पानी। क्या ये पदार्थ है? क्यों? क्योंकि इसको रखने के लिए भी जगह चाहिए। ठीक है ना, ये रखने के लिए जगह चाहिए, ये है सिंपल भाषा में पदार्थ को समझने का तरीका। ठीक है, जब इसको लिखते हैं तो हम कई बुक के अंदर या कहीं पे अलग अलग तरीके से लिखा होगा। कहीं पे ये भी लिखा होगा कि ऐसी सारी वस्तुएं जिनका एक निश्चित द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, ठीक है, वह पदार्थ कहलाती है। इन दोनों को, जिसका निश्चित द्रव्यमान हो और जिसको जो स्थान घेरती है, उसी को हमने दोनों को मिला के बोल दिया है कि किसी की चीज़ को रखने के लिए जगह चाहिए, उसे कहते हैं पदार्थ। क्लियर है ना, तो पदार्थ के बारे में तो हमारा क्लियर हो गया कि पदार्थ किसे कहेंगे। अब आप डिटरमाइन भी कर सकते हो, आप पता भी लगा सकते हो किसे पदार्थ कहेंगे, किसे नहीं कहेंगे। ठीक है, अब साइंस तो यहाँ पे भी नहीं रुकेगी, इससे भी आगे जाएगी। आगे कहाँ जाएगी? जैसे मान लो मैं आपको एक बड़ा सा डिब्बा दे दूँ जो बंद है, आप क्या करोगे? सिर्फ उसको देखते रहोगे? क्या करोगे? उसको खोलने की कोशिश करोगे। खोलने के लिए अगर वो आसानी से खुल रहा है, बहुत बढ़िया,
अगर वो आसानी से नहीं खुल रहा है तो क्या करोगे? काटने की कोशिश करोगे या तोड़ने की कोशिश करोगे? यही होगा। इस पदार्थ के साथ, इसके साथ भी यही काम हुआ, क्योंकि हमारा जो नेचर है वो नहीं बदलेगा, है ना। हमारे सामने कोई भी पदार्थ आया, हमने क्या किया उसको, या तो ऐसे, जैसे कि यही डस्टर है, अगर हमें इसके बारे में जानना है तो यहाँ सिंपल रखा रखे और हम इसको देखते रहें तो क्या जान पाएंगे इसके बारे में? हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ के देखना पड़ेगा इसके अंदर क्या है ना। यही पदार्थ के साथ किया गया। पदार्थ को हमने क्या किया, ऐसे बीच में से तोड़ना स्टार्ट किया और देखा कि इसके अंदर क्या है। तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, और साइंस जितनी आज हमें पता है ना, वो एक हमारे इसी गुण के कारण हमें पता है कि हमें क्या, हर चीज़ के बारे में ये जानने की इच्छा रहती है कि कौन सी चीज़ कैसे बनी हुई है। और हम अगर सीधा पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता चल रहा तो फिर हम उसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं। जब तक तोड़ते जाते हैं तब तक हमारा बस चलता है, आखिर में वो नहीं टूट रही तो फिर हम वहाँ पे रुक जाते हैं, रुकना पड़ता है, और क्या इलाज है ना। पदार्थ के साथ भी यही होगा। जैसे मान लो इस चौक को ही आपको तोड़ना हो तो आप तोड़ते जाओगे, आखिर में कुछ छोटे से छोटा ऐसा चौक बच जाएगा और नहीं टूटेगा, है ना। इसका छोटे से छोटा टुकड़ा कितना छोटा होगा, जो ये नीचे पड़े हुए देखो ये, इसको और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते हैं ना। ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, बिल्कुल छोटे बचते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? कण कहते हैं। अभी तक तत्व के बारे में बात नहीं हुई है, ठीक है। हमने सिंपल इनको क्या बोला, कण बोला, कि ये छोटे से छोटा कण आ गया। हमने सारे पदार्थों को उठाया और ऐसे तोड़ के देखा, हर एक के अंदर आखिर में जाके ऐसा ही एक सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा कण बच जाता, है ना। तो हमने क्या देखा कि सारे पदार्थ किससे मिलकर बने हुए हैं? कणों से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। ये दूसरी चीज़ हमने जान ली। कैसे जान ली? जब हमने इनको तोड़ के देखा, ठीक है। इसके बाद अब ये कण तो हमने जान लिए, सारे पदार्थ कणों से ही मिलकर बने हैं। तो अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन और आया। वो क्वेश्चन ये था कि सारे जब इसी कण से ही मिलकर बने हैं तो ये वायु अलग क्यों, पानी अलग क्यों, डस्टर अलग क्यों, चौक अलग क्यों, बाकी जितनी चीज़ें दिख रहे हो सारी अलग अलग हैं, सारे कणों से मिलकर बने हैं, तो अलग क्यों हैं? सिर्फ द्रव्यमान अलग होने से। यानी हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आया सबसे पहले। और साइंस को जानने के लिए, किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमारे दिमाग में क्वेश्चन आने भी बहुत ज़रूरी है। अब इस क्वेश्चन का हमें आंसर ढूंढना है कि सारे अलग अलग क्यों। तो पक्का ये जो कण है ना, इन्हीं के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है, यही गड़बड़ करते हैं, ठीक है। जैसे इस चौक को बनाने वाले कण कुछ अलग होंगे, इस डस्टर को बनाने वाले कण कुछ अलग होंगे, इस बोर्ड को बनाने वाले कुछ अलग होंगे। ये इधर देखो, ये पट्टी लगी हुई है एल्यूमिनियम की, इसको बनाने वाले कण कुछ अलग होंगे, है ना। यानी कि इन कणों के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है। तो हमने अब क्या स्टार्ट किया, सीधे अगर इनसे पता चल रहा है बहुत अच्छी बात। अब हम इन कणों को पढ़ना स्टार्ट किया, इन कणों को देखना स्टार्ट किया। कुछ कण तो इतने छोटे होते हैं कि हम आंखों से देख ही नहीं पाते, और पदार्थ है ना, उसके कण हैं ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। जैसे चौक के कण हैं वो तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी जैसे मान लो हवा ही है, हवा के कण दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो पदार्थ सबसे पहले तो हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें उनको हमने क्या बोला? उसके बाद ये किन से मिलकर बनी हुई है? ये कण कितने छोटे हैं? बहुत छोटे। जब आखिर में जाके हमने इतनी ज़्यादा जानकारियाँ हासिल कर ली तो हमें पता चला कि ये कण है ना, ये बहुत छोटे होते हैं, इतने। ये कितने छोटे होंगे? इसका मतलब पता है क्या होता है? 1 को 10 से भाग कर दिया, ठीक है। ऐसे ही 1 के आगे, ये 1 है ना, इसके आगे 1 0 है ना, यहाँ पे 1 के आगे 9 0 लगा दो। इतना ही छोटे, इतने छोटी उनकी बीच की दूरी होगी वो, ठीक है। तो यानी कि बहुत छोटे, इसको हम बोलते हैं नैनोमीटर। सिंपल इसको बोलना है ना तो क्या बोलते हैं? नैनोमीटर, ठीक है। ये आप आगे और भी जानोगे कि क्या होता है ये नैनोमीटर, लेकिन फ़िलहाल के लिए कि कण है वो बहुत छोटे, इतने छोटे कि हमें आँखों से दिखाई नहीं देते। इससे आगे अब ये कण तो हमने जान लिया, अब हमने ये भी जान लिया कि ये कण है ये अलग अलग पदार्थों के अलग अलग होंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद जो आगे वैज्ञानिक आए उन्होंने इसका नाम दिया, इसी कण का नाम दे दिया परमाणु, ठीक है। कि भाई सारे पदार्थ है वो किससे मिलकर बने हुए हैं? परमाणुओं से।
ये क्या है, ये परमाणु वही वो छोटे वाला कण है। हम तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए परमाणु तक पहुंच गए। तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये परमाणु क्या है, सबसे छोटा कण, ठीक है ना, सबसे छोटा कण, किसका छोटा कण, पदार्थ, पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसको हम आगे रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा नहीं तोड़ सकते। क्लियर है ना, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा इस परमाणु को नहीं तोड़ सकते। लेकिन हमारी तोड़ने की जो प्रकृति है ना, वो छूटी नहीं है यहाँ तक। आप आगे बड़ी क्लासों में या देखेंगे कि इस परमाणु को अब तोड़ा जा चुका है, परमाणु को तोड़ा जा चुका है, और इसके अंदर से भी फिर 3 और छोटे छोटे कण निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो इसी परमाणु के अंदर से निकलते हैं। क्लियर है ना। तो फिलहाल के लिए हम रुकते हैं एक बार के लिए परमाणु पे। परमाणु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एटम। ठीक है, तो सारे के सारे पदार्थ है वो किससे मिलकर बने हैं, परमाणुओं से। अब अगर कोई, ये वायु है, ये पानी है, ये अलग अलग क्यों है, क्योंकि इनके क्या अलग अलग हैं, परमाणु अलग अलग हैं जो इनको बना रहे हैं। क्लियर है। हम किससे मिलकर बने हैं, सेल से। सेल मतलब कोशिका। कोशिका किससे मिलकर बनी है, उत्तक से नहीं। हम क्या है, पदार्थ हैं या नहीं, पहले तो ये बताओ। पदार्थ नहीं है, क्या हमको रखने के लिए जगह नहीं चाहिए? अगर हमको रखने के लिए जगह चाहिए तो हम क्या हैं, पदार्थ। क्योंकि पदार्थ की परिभाषा तो हमने यही बनाई है कि वो सारी चीज़ें जिनको रखने के लिए जगह चाहिए, सारे के सारे क्या हैं, पदार्थ। हाँ, हम में और इस डस्टर में या फिर इस बोर्ड में फ़र्क क्या है कि हम जीवित पदार्थ हैं, ये निर्जीव पदार्थ, वो एक अलग कहानी है। लेकिन पदार्थ तो हैं हम, और अगर हम पदार्थ हैं तो हम भी किससे मिलकर बने हैं, परमाणुओं से। क्लियर है ना। इस धरती पे जितने भी पदार्थ हैं सारे के सारे किनसे मिलकर बने हैं, परमाणुओं से। क्लियर है। अब क्या होता है कि ये परमाणु बेचारा इतना छोटा होता है। सिंपल अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपकी क्लास से ही एग्जांपल ले लो। क्या आपकी क्लास में किसी एक बच्चे को, जैसे इसको मैंने खड़ा कर दिया, क्या ये अकेली 10th क्लास है? क्या एक और लड़की, किसी को और मैं स्टूडेंट को खड़ा कर दूं, क्या वो 10th क्लास है? पूरे के पूरे आप बैठोगे तभी 10th क्लास होगे ना। ऐसे ही परमाणु के साथ है, ये अकेला परमाणु पदार्थ नहीं है। ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों परमाणु एक साथ मिलते हैं तब जाके क्या बनता है, एक पदार्थ बनता है। लेकिन मिलके किससे बना है, इसी परमाणु से। अब आपके साथ भी जनरली एक कंडीशन ज़रूर होती होगी कि अगर मैं किसी एक बच्चे को उठाऊं, बाहर अकेले को बिठा दूं, क्या वो अकेला रह पाएगा? वो कम से कम एक अपना दोस्त ज़रूर बनाएगा साथ में, है ना। यही परमाणु के साथ होता है। ये परमाणु अकेला नहीं रह सकता। ये परमाणु की अपना एक गुण होता है कि ये अकेला नहीं रह सकता। ये क्या करेगा, अपना जैसा ही या तो एक और परमाणु अपने साथ मिला लेगा, अपने जैसा ही, या फिर अपने से थोड़ा सा अलग, यानी कि दूसरे पदार्थ के किसी परमाणु को अपने साथ मिला लेता है। जब एक परमाणु दूसरे के साथ, जैसे कि यहाँ पे अगर एक बच्चा दूसरे के साथ दोस्ती कर लेता तो हम क्या कहते हैं, वो दोनों दोस्त हैं। ऐसे ही परमाणु के साथ जब एक और परमाणु मिलता है, 2 परमाणु या 2 से ज़्यादा परमाणु आपस में मिल जाते हैं, तब हमारा बनता है अणु। क्लियर है। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसको हम आगे नहीं बांट सकते, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा नहीं बांट सकते। क्लियर है। जब 2 परमाणु, क्योंकि अकेला परमाणु अकेला रह नहीं सकता, वो अकेला फ्री स्टेट में, या यूँ कह दें कि स्वतंत्र नहीं रह सकता, ठीक है ना। तो उसको क्या करता है, वो एक और परमाणु के साथ मिल जाता है, और उसी को ही हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। जब जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा परमाणु मिले होंगे, ठीक है। फिर ये अणु क्या करते हैं, एक अणु दूसरे अणु तीसरे अणु के साथ मिल के और फिर बनाता है क्या, पदार्थ। क्लियर है। परमाणु और अणु के बारे में थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ ना? यस सर। हाँ। अब क्या है कि सारे के सारे पदार्थ परमाणुओं से ही मिलकर बने, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारी धरती पे जितने भी पदार्थ हमको दिखाई दे रहे थे, यानी जिन जिनको रखने के लिए हमें जगह चाहिए, उन सारे पदार्थों को हमने क्या किया, इकट्ठा कर लिया, ठीक है। और इकट्ठा करके और उनको सबको तोड़ना स्टार्ट किया और उनके परमाणुओं को इकट्ठा कर लिया, ठीक है। जैसे कि मुझे ये डस्टर है, किससे बना हुआ है, लकड़ी से, ठीक है। तो मैंने इस लकड़ी को उठाया, तोड़ना स्टार्ट किया, और इसका जो आखिर में जाके जो बचा, क्या बचेगा, वो परमाणु। उस परमाणु को मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया,
ठीक है। ऐसे हम उन सभी कणों को जो हमसे नहीं टूटे, ठीक है ना, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सारे पदार्थों को इकट्ठा करके और उनमें से हमने उन कणों को इकट्ठा किया जो हमसे नहीं टूटे, ठीक है ना, यानी कि हमने क्या किया, उन परमाणुओं को इकट्ठा किया और सारे हमने ढूंढ लिए, जितना ढूंढ सकते थे सारे ढूंढ लिए, और हमें जो परमाणु आखिर में हमारे पास इकट्ठे हुए ना, वो टोटल परमाणु थे 92, 92, ठीक है ना। इससे ज़्यादा परमाणु हमें नहीं मिले। तो अब आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो कि सारे के सारे पदार्थ किन से बने होंगे, इन्हीं 92 परमाणुओं से मिलकर बने होंगे। क्लियर है ना। यानी हमने क्या किया, ये तो हमें पता है कि पदार्थ किससे बना है, परमाणुओं से। फिर हमने क्या किया, हम पूरी अर्थ के ऊपर, पूरी धरती के ऊपर ये ढूंढने निकले कि हमें कितने ऐसे परमाणु मिल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सारे पदार्थ परमाणुओं से ही मिलकर बने हैं। तो हमने टोटल 92 पदार्थ खोज लिए और इतने ही मिले, ठीक है। तो हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि धरती के ऊपर जितने पदार्थ हैं सारे के सारे किन से मिलकर बने हैं, इन 92 परमाणुओं से मिलकर बने हैं, ठीक है। और इन्हीं 92 परमाणुओं से मिलकर बने हैं। जैसे कि मान लो इसमें से एक परमाणु का अगर मैं आपको नाम बताऊं तो वो है लोहा। लोहा सबने देखा होगा, ये एक इनमें से ही एक परमाणु है जिससे मिलकर ये बना है, ठीक है। अगर मैं कह दूं ये लोहा जो आप अपने आसपास देख रहे हो, क्या वो एक ही परमाणु से मिलकर बना है? बहुत सारे लोहे के परमाणु आपस में इकट्ठे हुए होंगे तभी बना है ना। ऐसे ही फिर जब एक परमाणु है तब तो हम उसको बोलते हैं एटम या परमाणु, लेकिन जब बहुत सारे परमाणु एक जैसे, कैसे एक जैसे, जैसे कि लोहा अगर बनाने हैं तो सारे के सारे लोहे के परमाणु, अगर एल्यूमिनियम बनाना है तो सारे के सारे एल्यूमिनियम के परमाणु, ऐसे ही अगर तांबा बनाना है तो सारे के सारे तांबे के परमाणु, ठीक है। ऐसे जब इकट्ठे होते हैं ना तो उनको हम क्या बोलते हैं, तत्व। तत्व के अंदर क्या है, सारे के सारे एक ही प्रकार के परमाणु, सारे के सारे क्लियर हुआ ये जो मैंने अभी आपको बताया, पदार्थ, कण, परमाणु, अणु, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी ढूंढ लिया कि टोटल कितने परमाणु हैं। हमारी प्रकृति में अगर कोई पूछ ले आपसे कि कितने टोटल परमाणु हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे दिखने में बहुत सिंपल दिख रही है, लेकिन आगे की चीज़ें आपको समझने में ये लाइन तत्व आपकी बहुत मदद करने वाले हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है, सारे के सारे परमाणु एक ही प्रकार के हैं। अब कुछ आपको ऐसी भी चीज़ें मिलेंगी जिसके अंदर सारे परमाणु एक प्रकार के नहीं होते, जिसके अंदर एक परमाणु किसी दूसरे पदार्थ के परमाणु के साथ मिलके और फिर वो परमाणु इकट्ठे होते जाते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ ना पानी का, पानी जब बनता है आपको पता है किससे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और इसका सूत्र जो होता है वो होता है H2O। यानी कि दो परमाणु हाइड्रोजन के मिले होंगे, एक परमाणु ऑक्सीजन का मिला हो गए ना अलग अलग परमाणु। जब ऐसे बनते हैं तब उनको हम कहते हैं यौगिक, ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे एक ही प्रकार के परमाणु नहीं होते। अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ा है तो एक बार और पढ़ लो, तत्व और यौगिक, ठीक है। सबसे पहले हमने ढूंढ लिए हमारे 92 टोटल कितने थे, परमाणु थे। उन्हीं 92 परमाणुओं से तत्व बने, यौगिक बने, ठीक है ना। अब जो हमारा जो चैप्टर है ना रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर यही जो 92 परमाणु हैं उनके जो परमाणु है ना आपस में कैसे मिलेंगे और नया यौगिक बनाएंगे, कैसे मिलेंगे और नया तत्व तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि 92 परमाणु है तो तत्व भी कितने होंगे, 92, क्योंकि सारे के सारे परमाणु एक जैसे ही होने चाहिए उसके अंदर। तो यहाँ से आप ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हो कि अगर आपके पास टोटल 92 परमाणु हैं तो आपके पास तत्व भी कितने होंगे, 92 ही होंगे, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे वो ये कि आपके पास 92 ये परमाणु, ये तो आपने प्रकृति से खोजे हैं, यानी नेचर के अंदर अपने आप बने थे, हमने नहीं बनाए। लेकिन अब साइंस इतनी एडवांस हो गई है
कि हमने कुछ परमाणु हमने भी बना लिए हैं, ठीक है ना। ये परमाणु नए कैसे बनते हैं, ये आप अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना आप समझ जाओ तो आपको पता चल जाए। क्योंकि जैसे कि आपने मान लो कि दो परमाणु ले लिए, एक हाइड्रोजन का लिया और एक हीलियम का ले लिया, ठीक है ना। तो आवर्त सारणी जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि इन दोनों के अंदर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता। हाइड्रोजन का परमाणु और हीलियम का परमाणु है ना, इन दोनों के अंदर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता। बस कुछ दो छोटे छोटे कण होते हैं जो हीलियम के अंदर ज़्यादा होते हैं, हाइड्रोजन के अंदर वो नहीं होते, बस इतना फ़र्क होता है। हमने किसी तरीके से उन दो कणों को लाके हाइड्रोजन के अंदर डाल दिया तो हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, हीलियम बन जाएगा। हीलियम के अंदर हमने एक कण और लाके डाल दिया तो हीलियम आगे बन जाएगा, लिथियम बन जाएगा। लिथियम के अंदर हमने एक कण और डाल दिया तो वो आगे जाके बेरिलियम बन जाएगा। बेरिलियम के अंदर हमने वही एक कण और डाल दिया तो वो आगे बोरोन बन जाएगा। क्लियर है ना। ये थोड़ी सी अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब आप सारी चीज़ें पढ़ लोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा ये, ठीक है ना, कि ये क्या कणों की बात हो रही है। ये अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं चीज़ें, ठीक है ना। जब हमने लाइट वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर कट दिखाई दे रही थी, लेंस भी दिखाई दे रहा था और बाकी चीज़ें भी दिखाई दे रही थी। लेकिन ये भी हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और दूसरी चीज़ इनके एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। दो तत्वों को हम आपस में मिला सकते हैं, उनके आगे क्या बनेगा वो भी हम पता कर सकते हैं। क्लियर है। तो फिलहाल के लिए हमारे पास 92 टोटल परमाणु हैं जो प्रकृति से मिले हैं और कुछ हमने बना लिए, लगभग 20 के आसपास हमने भी बना लिए परमाणु। अच्छा, वो परमाणु कौन से होंगे, मानव निर्मित परमाणु, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद आगे तत्व और यौगिक के बाद अब हम बात करते हैं ये जो 92 हमारे पास परमाणु हैं, ये 92 में से जो शुरू के 30-35 है वो हमारे लिए थोड़ा सा समझना आसान है। उससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक परमाणु को दूसरे परमाणु से अलग करती है, ठीक है, क्यों ये आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। जैसे कि हमने पानी बनाया, पानी के अंदर क्या होता है H2O, तो ऐसा क्या हो गया कि इस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ही चुना, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जब ये अपने जैसा ही कोई परमाणु जो इसको ठीक लगे कि हाँ इसके साथ मेरी बन सकती है, उसी के साथ वो कोई नया यौगिक बनाएगा, अन्यथा नहीं बनाएगा। वो भी हम जानेंगे कैसे होता है वो, ठीक है ना। तो पहले हम बात करते हैं ये 92 जो परमाणु हैं ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनके अब हम जो लिखेंगे उनमें सबसे पहले तो मैं लिखूंगा परमाणु का उसका नाम क्या है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, इनके अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये भी थी कि जब हमने सारे 92 के 92 परमाणुओं को ढूंढ लिया, जैसे कि 10th A क्लास है, 10th A क्लास के लॉकडाउन से पहले मुझे नहीं पता था कि कौन कौन से बच्चे हैं, लेकिन अब मैंने सारे बच्चों को ढूंढ लिया है, ठीक है। कितने हो टोटल, 48, इतने ही हो ना। अब 48 है, लेकिन आपके अंदर क्या ऐसा है कि एक बच्चा है वो सबसे हल्का है, दूसरा उससे थोड़ा सा भारी है, तीसरा उससे थोड़ा सा भारी है, या फिर आपके अंदर क्या ऐसा है कि एक मतलब इतनी लंबाई में इतना है, दूसरा थोड़ा सा लंबा है, तीसरा इससे थोड़ा सा लंबा है, क्या ऐसा है, नहीं है ना। अगर ऐसा हो जाए तो कितना इंटरेस्टिंग हो, है ना, कि एक का भार थोड़ा सा हल्का, दूसरा उससे भारी, तीसरा उससे भारी, चौथा उससे भारी। या फिर लंबाई, एक इतना लंबा, दूसरा उसने लंबा, उतना लंबा, यानी कि आकार की बात हो रही है। लेकिन परमाणु जब हमने ढूंढे ना 92, तो सोचो प्रकृति ने कितने सोच समझ कर इनको बनाया होगा कि एक है वो साइज में भी ऐसा है और हल्का भी है, दूसरा इससे थोड़ा सा बड़ा, अब ये इससे थोड़ा सा भारी भी होगा, बड़ा भी होगा, तीसरा थोड़ा सा बड़ा, इससे भारी भी होगा, बड़ा भी होगा, है ना। कितने सोच समझ और कितने ध्यान से बनाया होगा ये भी सोचो, ठीक है ना। जिसने भी बनाया होगा, हम मानते हैं कि वो प्रकृति ने बनाया है, ठीक है। और ऐसे करते करते सारे के सारे 92 परमाणु उनके साथ यही होता है, ऐसे करते 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 बड़ा भी होता जाएगा, भार भी बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, भार भी बढ़ता जाएगा। जब 92 तक पहुंचते हैं ना तो 92 वाला लगभग बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, इतना बड़ा कि खुद को संभालना ही मुश्किल हो जाता है। मोटे के बारे में सोच सकते हो आप ज़्यादा मोटा अगर हो जाता है तो उसके साथ यही कंडीशन होती है ना, कि उसको खुद को ही संभालना मुश्किल हो जाता है। और ये जो आखिर में जो है ना हमारे पास 92 नंबर पे, उस परमाणु का जो नाम है वो नाम है यूरेनियम।
वो बेचारा इतना मोटा है कि उसको खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। और जब खुद को संभालना मुश्किल है तो क्या करता है वो, अपने अंदर से चीज़ें तोड़ तोड़ के बाहर निकालने लग जाता है। ठीक है, इसी को आप पढ़ोगे रेडियो एक्टिविटी नाम से। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि ये ज़्यादा बड़ा हो गया है, खुद को संभाल नहीं पा रहा है, तो अपने अंदर से छोटे छोटे कणों को निकाल के बाहर फेंकना शुरू कर देता है। ठीक है ना, ये आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे जहाँ पे आप पढ़ोगे रेडियो एक्टिविटी। लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ मुझे आपको बतानी थी वो ये कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो, ये सबसे हल्का, उससे थोड़ा सा भारी, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा भारी, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा भारी, थोड़ा सा बड़ा, और ऐसे सारे के सारे 92 तत्व ऐसे ही है। ठीक है ना, जो सबसे हल्का और बिल्कुल सबसे छोटा है उसका नाम है हाइड्रोजन। उससे आगे जो आएगा हीलियम, उससे आगे आएगा लिथियम। अब हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम के अंदर आपको क्या कौन कौन से 2 गुण आप पता कर सकते हो। एक ये कि कौन सबसे छोटा होगा, हाइड्रोजन, कौन सबसे बड़ा होगा, लिथियम। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इन्हीं हम बाण में जो तत्व है उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे कौन है, हाइड्रोजन। अब आपको एक चीज़ तो क्लियर है ना, जितने तत्व है उतने ही परमाणु हैं। तो यहाँ पे मैं चाहे परमाणु का नाम लिख दूँ चाहे तत्व का नाम लिख दूँ, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ परमाणु का नाम। टोटल आपके पास 92 है, जिसमें से परमाणु के कुछ नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, या फिर एटम। ठीक है, पहला है वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तीसरा क्या है, बेरिलियम। तीसरा नहीं, सॉरी, चौथा है। बोरोन के बाद कार्बन। आप भी इस टेबल को बना लेना। कार्बन के बाद हो गए हमारे पहले 30। ठीक है ना, अब देखो ये इतना लिखने में, हर बार मैंने इतना बड़ा हाइड्रोजन, हर बार जहाँ पे भी हाइड्रोजन आए, क्या आप इतना बड़ा ही लिखना पसंद करोगे? तो हमें क्या चाहिए, इनकी कुछ शॉर्ट फॉर्म चाहिए, क्योंकि ये सारे पदार्थ इनसे ही मिलकर बने हुए हैं। और अगर मैं कह दूं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाओ, तो ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन। ठीक है ना, हर बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इतने बड़े बड़े लिखना, इससे अच्छा क्या है कि हम इसके कुछ ना कुछ छोटे छोटे प्रतीक बना लें, सिंबल बना लें। और सिंबल कैसे बनाएं? क्या मैं इस हाइड्रोजन शुरू तो होता है H से, और इसका सिंबल बना देता हूँ P, क्या सही रहेगा? नहीं ना, ना तो हमें याद रहेगा, ना हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद है। तो हम क्या करते हैं, इनका प्रतीक है वो कैसे बनाते हैं, लगभग सभी का प्रतीक जो 92 के 92 है ना, उनके जो नाम जिससे स्टार्ट होते हैं, या तो वही अक्षर या इससे दूसरा अक्षर, इनसे हम बनाते हैं प्रतीक। और प्रतीक जब हम बना रहे हैं, सिंबल जब हम बना रहे हैं, तो सिंबल बनाते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान ये रखना कि अगर एक ही लेटर आ रहा है, जैसे कि मैंने बनाया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर क्या हमने बनाया, इसका सिंबल बनाया हमने H। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रतीक, इसका सिंबल है H। ठीक है, जब पहला आप लेटर लिखोगे हमेशा ऐसे कैपिटल लेटर बड़ी ABCD में ही लिखना है। क्लियर है ना, छोटी ABCD नहीं लिखनी है, छोटी ABCD लिख दी गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है ना। अब इसके बाद दूसरा आया हीलियम, अब ये भी H से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको इससे कुछ अलग करना पड़ेगा, तो इसके साथ E लगा लेते हैं हम। अब क्या दोनों को बड़ी ABCD में लिखेंगे? नहीं, हमेशा पहला अक्षर है वो बड़ी ABCD में और दूसरा हमेशा छोटी ABCD में। ठीक है, तो इसका प्रतीक है वो बनेगा HE। लिथियम का प्रतीक ऐसे ही Li, बेरिलियम का प्रतीक Be, बोरोन का प्रतीक B,
कार्बन का प्रतीक C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का Fe, नियोन का Ne। ठीक है, ये मतलब हाइड्रोजन, प्रतीक H मतलब H, नो चेंज। आप इसको छोटा या बड़ा नहीं कर सकते, क्लियर है ना। ऐसे इसको छोटा या बड़ा या चेंज नहीं कर सकते, ठीक। क्यों? क्योंकि ये परमाणुओं के प्रतीक हैं। क्लियर हुआ ना। तो ये आपको ऐसे ही लिखने पड़ेंगे। एक तो ये हुआ। अब इसके बाद इनके प्रतीक लिखते हैं। सोडियम का प्रतीक Na। अब ये S से शुरू नहीं हुआ, ये इसलिए शुरू नहीं हुआ कि कुछ ऐसे परमाणु थे जो हमें बहुत पहले से ही पता थे, ठीक है ना। तो उनके जब हमने प्रतीक बनाए तो वो प्रतीक ऐसे बना लिए कि वो जहाँ से हमें मिले या जिस भाषा में सबसे पहले मिले वहीं से ही। जैसे एक चीज़ आप समझते हो, जैसे आपके नाम और एक ऐसे जो बच्चे हैं जो ब्रिटेन के या दूसरे देशों के, उनके नाम में और आपके नाम में फ़र्क होगा ना। क्यों? क्योंकि वहाँ के नाम ज़्यादातर ऐसे रखे होंगे, जॉन या ऐसे, क्योंकि वो उनकी भाषा है, अपनी भाषा अलग है, तो भाषा का फ़र्क पड़ता है। सोडियम का जहाँ पे पता चला ना, वहाँ पे लैटिन भाषा थी, ठीक है। और लैटिन भाषा में सोडियम को बोला जाता है नेट्रियम। क्या बोला जाता है? नेट्रियम। और नेट्रियम से उठा लिया Na। अब जो पहले से चला आ रहा है उसको बदला नहीं गया, उसको वैसा का वैसा ही रख लिया। ये ऐसे ज़्यादा नहीं है, बस 2-4 ही, 2-4 को हम याद भी रख सकते हैं। सोडियम का Na, अब मैग्नीशियम का, ठीक है ना। अब कैल्शियम का Ca। क्लियर है। अब इसके बाद इनके आगे इनके सिंबल, ये सब ने नोट कर लिए ना। अब इनके मैं लिख रहा हूँ इनके साथ यहीं, ठीक है। जैसे स्कैंडियम, स्कैंडियम का क्या सिंबल? Sc। टाइटेनियम का क्या सिंबल? Ti। देखो इनके नाम से ही मिले हुए हैं सारे। वेनेडियम का V, क्रोमियम का Cr, मैग्नीज का Mn, क्योंकि Mg पहले से आ चुका है इसलिए हमने क्या लगा दिया इसका Mn। लोहे का Fe। अब इसके साथ भी वही, ये जहाँ पे मिला वहाँ पे लोहे को बोला जाता था फेरस, तो फेरस से क्या उठा लिया? Fe। कई बार आप इसके यौगिक भी पढ़ोगे ना लोहे के, तो वो जैसे कि लोहे का आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट को कई बार फेरस सल्फेट भी बोल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद लोहे के बाद आया अपना कोबाल्ट, कोबाल्ट का Co, निकल इसका Ni, कॉपर इसका Cu, जिंक इसका Zn। सबके हमारे प्रतीक हो गए। अब ये आपको ऐसे ही लिखने और ऐसे ही याद करने में आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आपको बोला गया हाइड्रोजन, तो आपको पता है कितने नंबर पे आ रहा है? 1 नंबर पे। हीलियम कितने नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे। नाइट्रोजन 7 नंबर पे। नियोन 10 नंबर पे। अब ये नंबरिंग इनकी हमारे कहाँ मदद करेगी? सबसे पहला मदद तो यही, सबसे पहले तो हमारी यही मदद कर रही है कि कौन बड़ा कौन छोटा एकदम से डिसाइड हो जा रहा है, ठीक है ना। दूसरी ये हमारी कहाँ मदद करेगी? हमारी ये इसमें मदद करेगी, जैसे ही आपको पता चला सिलिकॉन मान लो 14 नंबर पे है, तो सिलिकॉन के अंदर, सिलिकॉन का जो परमाणु है उसके अंदर 14 ही तो प्रोटॉन है, 14 ही इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। न्यूट्रॉन की संख्या थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़, जैसे ही आपको पता चला सिलिकॉन 14 नंबर पे, उसके पास 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन। सल्फ़र आपको पता चला, सल्फ़र के पास भी 16 इलेक्ट्रॉन 16 प्रोटॉन। क्लियर हुआ ना ये। तो आपको ये नंबरिंग अगर अच्छे से पता है, और ये एक बार में याद भी नहीं होगी। जैसे आप टेबल याद करते थे, मान लो 5 की टेबल याद करनी है, एक बार में तो याद नहीं होगी, आपको बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही ये चीज़ है। क्लियर है। आपको इनकी नंबरिंग बिल्कुल ऐसे ही याद करनी है। ये नंबरिंग क्यों याद करनी है? क्योंकि आपको जैसे ही नंबरिंग पता चल गई, आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पता चल जाते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन पता चल जाते हैं, ठीक है ना। अब ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमें क्यों पता चलना करने हैं, या इनका हमारे लिए क्या काम है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ना, वही हमें ये बताएंगे कि कौन सा तत्व किसके साथ मिलेगा और कितना मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल आपको दूं, इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं H2O, शुरू से हम यही करते आ रहे हैं,
इसके अंदर हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। ये किसने डिसाइड किया? यही जो इलेक्ट्रॉन है ना, इन्होंने। क्यों? क्योंकि जो जितने इलेक्ट्रॉन देगा या जो जितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है उतने ही वो क्या ले सकता है? परमाणु ले सकता है। क्लियर है ना? जैसे कि हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका नंबर क्या है? 1। तो ये क्या कर सकता है? 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन को कितने हाइड्रोजन चाहिए? ऑक्सीजन के पास 2 सीटें खाली हैं, तो उसको 2 हाइड्रोजन चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रॉन से ये चीज़ें डिसाइड हो रही। क्लियर हुआ ना? तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो आज के लिए हमारे यही 30 परमाणु, इनकी परमाणु संख्या। अच्छा, इनको बोलते हैं, ये जो नंबर है ना, नंबरिंग, अब इनको हमें कुछ नाम भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो गया है। तो इनको हम नाम देते हैं क्या? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। ठीक है? अब परमाणु संख्या आपके किस काम में आती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें बताती है। क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही।